नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री के इस नए क्लास में। और दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में पुर्तगाली का हो गया, डच का हो गया और ब्रिटिशर्स का हो गया, इन सब का जो हिस्ट्री है वो हम लोग देख चुके हैं। और वो अभी तक वीडियो को आपने नहीं देखा है तो जाकर वीडियो को देख लीजिए, मैंने उसका प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक होने वाला ये है, फ्रांसीसी कंपनी भारत में जब आती है तो क्या क्या वो लेकर आती है, इसकी स्थापना कब होती है, सब कुछ इसको मैं हम लोग डिटेल्स में इसको देखेंगे। तो सबसे पहले इसकी स्थापना की बात करें, और इससे पहले भी एक चीज आपको बता देता हूं, और आपसे रिक्वेस्ट भी है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका प्यार सपोर्ट बना रहेगा तभी चैनल ग्रो होगा और फैमिली मेंबर ज्यादा से ज्यादा ऐड होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कि फ्रांसीसी कंपनी का भारत में आगमन। तो इसकी स्थापना देखते हैं कि इसकी स्थापना होती है 1664 में होती है। 1664 में इसकी स्थापना होती है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की, जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी, ये फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को फ्रांसीसी में बोला जाता है ला कैम्पेनीज फ्रांसीसी डेस इंडेस ओरिएंटल्स। इसकी स्थापना 1664 में हम लोग देखते हैं। और इसकी दो जीन बैपिट्स कोलबर्ट और कार्डिनल रिचेलुए द्वारा इसको किया जाता है, जो फ्रांस का 14वीं राजा होता, फ्रांसीसी राजा होता। कौन? राजा लुई 14, इसका पूरा नाम है राजा लुई 14। तो इसके आदेश पर यह फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया जाता है और ये दो लोग मिलकर करते हैं। ठीक है, इनका उद्देश्य देखिए क्या होता है कि इनकी कंपनी बनाने का उद्देश्य क्या होता है। इनका यही होता है कि ये भारत और पूर्वी एशिया में जाकर व्यापार स्थापित कर सके। तो जैसे भारत हो गया, एशिया, पूर्वी एशिया में जाकर, ये एशिया में जाकर अपना व्यापार कर सके। क्योंकि इससे व्यापार क्यों भारत में आना चाहते हैं, अगर आप इस चीज को डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो पिछले वीडियो को आपको देखना पड़ेगा, तभी ये एक दूसरे से रिलेट कर पाएंगे, तभी समझ आएगा। तो ये भारत में व्यापार करना चाहते हैं, पूर्वी एशिया में भी व्यापार करना चाहिए, जैसे चीन हो गया, कंबोडिया, ऐसे। तो ये खासकर जैसे मसाला हो गया, रेशम हो गया, कपड़ा हो गया और भी सारी, मतलब रोजमर्रा की जो वस्तुएं होती हैं उनको ये बेचना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं। तो इनका उद्देश्य बस यही था। इससे पहले कि देखिए, ये जो फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी है, इससे पहले भी, इनके आने से पहले कौन कौन आ चुके थे? पुर्तगाली आ चुके थे। पुर्तगाली हो गए, डच हो गए और अंग्रेज हो गए, यानी ब्रिटिशर्स, अंग्रेज। तो ये पहले भी ये भारत में आकर यहाँ पर रह रहे थे। तो जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, इनका चैलेंज बहुत बढ़ जाता है, यहाँ पर कंपटीटर बहुत ज्यादा हो जाता है भारत में। तो इनका अब देखते हैं कि जो ये तो स्थापना हो गई, हम लोग देख लिए इसकी स्थापना कैसे होती है। अब भारत में कंपनी का आगमन होता है। आगमन कब होता है? 1668 में। फ्रांसीसी जहाज जो पहली बार आती है 1668 में आती है। ये भारत के तट पर एक आती है, समुद्री मार्ग से आती है एक जहाज फ्रांस का, और 1668 में ये भारत के एक तट पर आकर रुकता है। फ्रांसीसी कंपनी ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र था, उसको गुजरात के सूरत में, ये 1668 में सूरत में लगाता है। तो पहला व्यापारिक केंद्र, मतलब फैक्ट्री की बात करें तो ये सूरत में स्थापित करता है। किसमें? 1668 में। ठीक है, बाद में इन्होंने क्या करते हैं कि 1674 को ये पुदुचेरी, जो पौंडीचेरी के नाम से भी जाना जाता है, पौंडीचेरी के नाम से जाना जाता है। तो ये 1674 में पौंडीचेरी में एक अस्थाई व्यापारिक केंद्र लगाते हैं। देखिए, ये जो सूरत में व्यापारिक केंद्र था ये अस्थाई नहीं था, जो फैक्ट्री लगाए, लेकिन जो पौंडीचेरी में ये अपना फैक्ट्री लगाते हैं ये अस्थाई होता है, ये अस्थाई व्यापारिक केंद्र होता है, जो बाद में क्या करते हैं, फ्रांसीसी भारत की राजधानी बना। तो भारत की राजधानी कहां पर बना? पौंडीचेरी। ये भारत की राजधानी पौंडीचेरी को बनाते हैं। फ्रांसीसी कहां पर बनाते हैं? पौंडीचेरी को बनाते हैं। इनकी कुछ सेटलमेंट्स देख लेते हैं कि कुछ बस्तियां ये इन्होंने बसाते हैं। जो फ्रांसीसी आए थे तो कुछ बस्तियां यहां पर बसाते हैं, जैसे कि पौंडीचेरी हो गया। पौंडीचेरी में ये 1674 में एक व्यापारिक केंद्र लगाते हैं पौंडीचेरी में। व्यापारिक केंद्र हो गया, यानी मुख्य केंद्र की बात करें जिसको फ्रांसीसी अपनी राजधानी बनाते हैं। एक होता है चंद्रनगर, ये 1692 में बंगाल में बनाते हैं।
बंगाल का एक जगह है चंद्रनगर, वहां पर बंगाल में ये स्थापित करती हैं अपनी बस्तियां। एक है माही। माही ये केरल के तट पर स्थित है, तो यहाँ केरल के तट पर स्थित है, वहां पर ये अपनी बस्तियां बनाते हैं। एक है कराईकल। कराईकल जो तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में ये अपनी बस्तियां बसाते हैं। फिर आता है पांचवा नंबर पर यनम। यनम ये आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश में अपनी बस्तियां लगाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि जो फ्रांसीसी आए थे उनसे पहले भी डच आ चुके थे, पुर्तगाली आ चुके थे, फिर से उसके बाद ये ब्रिटिशर्स आ चुके थे। तो फ्रांसीसी में और ब्रिटिशर में जो फ्रांसीसी थे वर्सेस अंग्रेज, अंग्रेजों के बीच झड़प होती है और उस झड़प को कर्नाटक युद्ध बोलते हैं। जैसे कि 18वीं सदी में मध्य भारत में ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच कंपनियों की वर्चस्व को लेकर लड़ाई शुरू होती है। कंपनियों को लेकर एक लड़ाई शुरू होती है और ये लड़ाई, जैसा कि अगर वर्ल्ड हिस्ट्री देखेंगे तो वर्ल्ड हिस्ट्री में आप पाएंगे कि 18वीं 17वीं सदी और 18वीं सदी में यूरोप में एक पुनर्जागरण आया था। ठीक है, पुनर्जागरण आया, तो उस पुनर्जागरण में बहुत से युद्ध हुए, वो झड़प हुई, लड़ाइयाँ हुई, जिसमें से यूरोप के लोग उधर लड़ते थे। लेकिन क्या था कि भारत में भी फ्रांस के लोग रहते थे और इंग्लैंड के लोग भी रहते थे। तो ये वजह ये थी कि जो लड़ाई थी, यूरोप की जो लड़ाई थी, वो भारत में भी आकर यहाँ पर टिकने लगा, यहाँ पर भी लड़ाई होने लगा, क्योंकि वहां पर भी वो लड़ाई हो रहा था। तो इस वजह से अपने फ्रांस के जो लोग थे वो फ्रांसीसी की ओर थे, फ्रांस की ओर थे, और जो अंग्रेज थे वो अपने देश की तरफ थे। इसलिए वो लड़ाई को यहाँ पर भी वो भारत में भी खींच लाते हैं। और इस लड़ाई को एक मतलब कंपनी जो होती है, इन लोगों की कंपनी जो होती है, उन कंपनियों की वर्चस्व की लड़ाई कहा जाता है। जो वर्चस्व होता है, कौन सबसे ज्यादा, किसका ज्यादा मुनाफा, कौन सबसे ज्यादा कंपनी बिठाएगा, या कौन सबसे मजबूत है, बलवान है। तो ये वर्चस्व की लड़ाई फ्रांसीसी और ब्रिटिशर में होती है। इस लड़ाई को कर्नाटक का युद्ध बोला जाता है। नाटक का युद्ध बोला जाता है, जो 18वीं सदी में हुआ था। और ये कर्नाटक का युद्ध तीन कर्नाटक युद्ध हुआ था। तीन कर्नाटक युद्ध हुआ था। तो पहला हुआ था प्रथम युद्ध 1746 से 1748 तक, 1746 से 1748 तक। और इसका जो फ्रांसीसी कमांडर था, यह से मैं डिनोट कर रहा हूं, फ्रांसीसी कमांडर था डुप्ले। ठीक है, डुप्ले। और जो युद्ध समाप्त होता है कौन सी, एक्स ला चैपले की संधि से ये युद्ध समाप्त होता है। एक्स ला चैपले, ये संधि होती है, संधि का नाम होता है। तो ये युद्ध जो कर्नाटक की प्रथम युद्ध होता है, ये एक्स ला चैपले की संधि से ये युद्ध समाप्त होता है। और ये युद्ध 46 से 48 तक, यानी 2 साल तक चलता है। दूसरा कर्नाटक का युद्ध होता है 1749 से 1763 तक, 49 से 63 तक ये युद्ध चलता है। सॉरी, ये तीसरा युद्ध मैंने आपको बता दिया। दूसरा कर्नाटक युद्ध होता है 1749 से 54 तक चलता है। और देखिए, डुप्ले ने भारत में फ्रांसीसी प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो सफल नहीं होता है। तो जो डुप्ले ये फ्रांसीसी जो प्रभाव का बोले तो, जैसे भारतीय महिला से शादी करना, और भी बहुत कुछ, वर्चस्व को बढ़ाए रखना, अपनी कंपनियों को आगे बढ़ाना ब्रिटिशर के कंपेयर में। तो वो जो डुप्ले होता है, कोशिश तो बहुत करता है, लेकिन वो क्या, सफल नहीं हो पाता है। लेकिन तीसरा युद्ध देखें कि कर्नाटक का जो तीसरा युद्ध हुआ था, तीसरा युद्ध वो 1757 से 1763 तक हुआ था। और ये जो इसमें ब्रिटिश कमांडर वो था रॉबर्ट क्लाइव था। और ये युद्ध कब समाप्त होता है, ये वांडीवास के युद्ध से समाप्त होता है। तो वांडीवास का युद्ध से ये समाप्त होता है। इसका निष्कर्ष परिणाम निकलता क्या है कि फ्रांसीसी मतलब हार जाते हैं। फ्रांसीसी क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं।
और भारत में उनका जो राजनीतिक प्रभाव होता है लगभग लगभग समाप्त हो जाता है। इनके फ्रांसीसी हारने के बाद जो भारत में इनका पॉलिटिक्स या हस्तक्षेप था जो, वो धीरे धीरे समाप्त हो गया और वो कब्जा कौन कर लेता है, वो ब्रिटिशर कर लेते हैं कब्जा। अब हम लोग देखते हैं कि इसका नतीजा क्या निकलता है और जो फ्रांसीसी का प्रभाव है उसका अंत कैसे होता है। तो इसको एक हेडिंग डाल लेते हैं, नतीजा हेडिंग डाले या प्रभाव, प्रभाव का अंत, प्रभाव अंत, ये भी एक हेडिंग डाल लीजिए। जैसे 1763 में पेरिस की संधि, पेरिस की संधि, पेरिस की संधि से क्या होता है कि फ्रांसीसी को भारत में उनकी जो बस्तियां हैं लौटा दी जाती है। तो पेरिस की संधि से जो भारत में फ्रांसीसी की बस्तियां थीं, बस्तियां उनको लौटा दी जाती है, लेकिन जो राजनीतिक और सैन्य गतिविधियां हैं उन पर रोक लगा दी गई। और ये रोक कौन लगाता है, ये ब्रिटिशर लगाते हैं रोक। तो रोक किस पर लगाया गया था, जैसे पॉलिटिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, आर्मी मतलब सैन्य अपनी गतिविधियां या शक्तियां हैं उसको प्रभाव से बंद कर देना, रोक लगा दिया था ये ब्रिटिशर ने। देखिए फ्रांसीसी बस्तियां भारत में 1954 तक बनी रही। तो ये जो फ्रांस की बस्तियां लौटाई गई थी ये 1954 तक ये बनी रहती है, जब भारत सरकार ने उन्हें भारत के विलय कर लेता है, जब भारत आज़ाद हो जाता है इन गुलामों से 1947 में। लेकिन ये फ्रांस की जो बस्तियां थी अभी भी थी, आज़ाद के बाद भी 1954 तक थी ये भारत में। और ये जो भारत सरकार होती है वो उन्हें भारत में विलय कर लेती है। तो बोले तो फ्रांस का एक अपना ही स्टेट था, राज्य था, देश था, और उस देश में उनकी बस्तियां थीं 1954 तक। और उन बस्तियों को भारत सरकार आज़ाद होने के बाद उन बस्तियों को विलय कर लेती है, भारत में विलय कर लेती है। ठीक है, अब थोड़ा इंपॉर्टेंट हम लोग समरी फैक्ट देखते हैं कि फैक्ट ये है कि स्थापना होती है इसका कब, भारत में आते कब है, इनका केंद्र कहाँ कहाँ पर बनता है, इन सब चीज़ों को थोड़ा एक रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। जैसे स्थापना की बात करें, कब होती है, 1664 में, 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। ये आते कब है, यानी आगमन कब होता है इनका, ये 1668 में, 1668 में। और अपना पहला फैक्ट्री कहाँ पर बनाते हैं, सूरत में, जहाँ गुजरात का सूरत है। और प्रमुख इनका केंद्र मुख्यालय कहाँ था, प्रमुख केंद्र, केंद्र की बात करें तो इनकी केंद्र थी पौंडीचेरी, चंद्रनगर, माही, कराईकल, यनम। तो यहाँ पर लिख सकते हैं। फ्रांसीसी नियंत्रण का अंत कैसे होता है, तो इनका जैसे फ्रांसीसी भारत में इनका जो नियंत्रण था वो अंत कैसे होता है, तो वो पेरिस की संधि से होती है, यानी 1663 में वो पेरिस की संधि से होती है। क्योंकि पेरिस की संधि के बाद अंग्रेज क्या करते हैं, उनकी बस्तियों को जो होता है वो पहले छीन लेते हैं, छीनने के बाद उनको वापस लौटा देते हैं ये पेरिस की संधि में। और उनकी जो राजनीतिक शक्तियां हैं, यानी फ्रांस की जो राजनीतिक शक्तियां थी, सैन्य शक्ति थी, वो पेरिस की संधि में अंग्रेज उसको समाप्त कर देते हैं, रोक लगा देते हैं। और भारत में इनका फ्रांस की जो बस्तियां थी भारत में कब विलय होती है, 1 नवंबर 1954 को ये विलय होती है। ठीक है, यानी भारत में उनकी सारी बस्तियों को भारत सरकार मिला लेती है। तो दोस्तों आगे अब हम लोग देखेंगे कि जो कर्नाटक का युद्ध हुआ था, क्योंकि जो फ्रांस ये भारत में उनका आगमन था तो ज़्यादा उनका कुछ खास हिस्ट्री नहीं है, लेकिन जो युद्ध हुआ था उस युद्ध में क्या प्रभाव पड़ा था, क्या अंत हुआ था, क्या पतन हुआ था। तो कर्नाटक का ये जो कर्नाटक का युद्ध है, कर्नाटक का युद्ध से हम लोग देखेंगे जो 1746 से चलकर 63 तक ये कर्नाटक का युद्ध होता है। और ये 3 भागों में कर्नाटक का युद्ध होता है। ठीक है, और इन कर्नाटक के युद्ध को हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ज़्यादा वीडियो को ये लंबा नहीं कर रहा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।